चलिए भाई, अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम ऑलरेडी मैंने 2-3 मिनट वेट कर लिए हैं और मुझे आज ये टॉपिक कुछ भी करके कंप्लीट करना है क्योंकि कल मैंने इसमें टाइम लगाया था, आज मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, तो डायग्राम बनाऊंगा। टॉपिक का जो नाम है वो हमारे पास है इंक्लाइंड प्लेन। मैंने कहा था इंक्लाइंड प्लेन आपके पास क्या है? इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसी डिवाइस है जो हॉरिजॉन्टली एंगल बनाती है। एक ऐसी डिवाइस जो हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई एंगल बनाए। एक ऐसी डिवाइस जो हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई एंगल बनाए उसको हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। एक ऐसी डिवाइस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए वो कहलाती है इंक्लाइंड प्लेन। अगर मेरे पास इस वक्त ये चीज मौजूद है और अगर ये आपके पास हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई एंगल बना रहे, ये वाला एंगल ये हॉरिजॉन्टली बन रहा है, इसको अपनी आम जबान में बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन। इसको इंक्लाइंड प्लेन का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमें उसका पूरा वेट ओवरकम करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे कितनी देर तक खड़े रह सकता हूँ? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद मैं थक जाऊंगा और मुझे इसको नीचे रखना पड़ेगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट करते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट करने के अंदर हमें उसका पूरा वेट ओवरकम करना पड़ता है, उसके पूरे वेट के ऊपर काबू पाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसी मशीन मिले जो आपके पास बहुत ऑब्जेक्ट के वेट को कम कर दे या उससे मुझे ऑब्जेक्ट का वेट कम महसूस हो। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी को रखकर बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाता है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी को रखकर बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो बॉडी के वेट के अंदर जो रिडक्शन आती है इंक्लाइंड प्लेन में, तभी हम यूज करते हैं इंक्लाइंड प्लेन। वरना हम ऑब्जेक्ट को ऐसी अगेंस्ट ग्रेविटी भी लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल। जबकि अगर उसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं यूजिंग इंक्लाइंड प्लेन तो वो आपके पास आसानी से लिफ्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट का वेट रिड्यूस कैसे होता है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी जब मैं इसकी डायग्राम एक बार फिर से दोबारा बना के दिखाऊंगा। कल मैंने कुछ बातें कही थी आपसे, उसको जरा देखिए गौर से। यहाँ पे मैंने आपसे जुमला बोला था कि अगर मेरे पास यहाँ पे लग रही है फोर्स F, तो इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है Fx और एक होता है Fy। मेरे पास अगर यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F, तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है Fx और एक होता है Fy। अब जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ आता है cos, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ आता है कौन? साइन। और ये वाला एंगल बन रहा है मेरे पास कितना? 90 का। तो इसके साथ एंगल बन रहा है, fx के साथ एंगल बन रहा है। एंगल देखते हैं कंपोनेंट के साथ बनने वाला, कंपोनेंट के एंगल कंपोनेंट के साथ बनने वाला देखते हैं। तो कंपोनेंट कौन है? fx। fx के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो इसका मतलब fx बराबर होगा f cos थीटा। तो fy बराबर होगा f sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कौन आता है? cos। तो fx बराबर हुआ f cos थीटा, fy किसके बराबर हुआ? f sin थीटा। अब ये डायग्राम हो जाती है चेंज। अगर मेरे पास वहां पे होता f, ये होता fx और ये होता fy, f अपनी जगह पर, fx भी अपनी जगह पर, fy भी अपनी जगह पर, f अपनी जगह पर, fx भी अपनी जगह पर, fy भी अपनी जगह पर। लेकिन अब की बार जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इसके साथ, लेकिन अब की बार जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल इसके साथ। इसका मतलब एंगल बन रहा है किसके साथ? fy के साथ। और जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या आता है? cos। कंपोनेंट के साथ एंगल देखते हैं, तो ये कंपोनेंट है, इसके साथ वाला एंगल देखें तो fy के साथ एंगल बन रहा है, तो fy बराबर होगा f cos थीटा। तो fy बराबर होगा f cos थीटा और fx बराबर होगा f sin थीटा। सिंपल सी बात बताइए, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ cos, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ साइन। अब जरा गौर से देखिए यहाँ पे, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं इन सब के बीच में एंगल बनता है 90। x एक्सिस और y एक्सिस इन सब के बीच में एंगल बनता है 90। x और y दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, x और y दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और इनके बीच में एंगल बनता है कितना? 90। कल की क्लास में जुमला बार-बार आपसे बोल रहा था
और मैं ये कह रहा था कि मेरे पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच आई हैव। ये मेरे पास अगर एंगल है थीटा, ये मेरे पास एंगल है 90, तो मुझे ये अंदर वाला बचा हुआ एंगल चाहिए। एक एंगल है थीटा, एक एंगल है 90, और मैं कह रहा हूं कि मुझे ये बचा हुआ अंदर वाला एंगल चाहिए। एक एंगल है थीटा और एक एंगल है 90, और मुझे ये अंदर बचा हुआ एंगल चाहिए। ये जो अंदर एंगल बचा हुआ है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। आई वांट दिस एंगल, और इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन मार्क। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन मार्क, मुझे ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल चाहिए। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर आता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर आता है। तो एक एंगल कौन सा है? थीटा, मैंने लिखा थीटा। दूसरा कौन सा है? 90। तीसरा कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। और इन तीनों का सम किसके बराबर हो? 180। थीटा प्लस 90 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180। आपको ये क्वेश्चन मार्क चाहिए। ये दोनों पॉजिटिव हैं, वहां जाकर नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर रहा, 180 अपनी जगह पे रहा। ये प्लस थीटा वहां जाके क्या बना? माइनस थीटा। और ये प्लस 90 वहां जाके क्या बना? माइनस 90। तो ये 180 अपनी जगह पे रहा, प्लस थीटा वहां जाके माइनस थीटा बना, जबकि प्लस 90 वहां जाके क्या बना? माइनस 90। 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो 90 आएगा। तो 180 में से मैंने 90 को माइनस किया तो मुझे मिला 90, साथ में मौजूद है माइनस थीटा। तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो जो बचा हुआ एंगल आया, वो बचा हुआ एंगल कितना आया? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, द रिमेनिंग एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब मैं आपसे जब फिगर बनाऊंगा ना, तो आई अनम्यूट एनीवन अमंग यू, और फिर मैं आपसे पूछूंगा बताइए बचा हुआ एंगल कौन सा है। तो मेरे पास यहाँ पे है 90, यहाँ पे थीटा, तो जो एंगल बच जाता है वो 90 माइनस थीटा के बराबर। एक आखिरी बात कर रहा हूँ, अब जरा गौर से सुनिएगा आखिरी बात। अगर मैंने कहा था मुझे 90 माइनस थीटा एक जगह आई थी, और अभी भी आएगी, आज भी आएगी, और मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे इसको 90 बनाना है, अगर 90 माइनस थीटा लिखा है, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे कुछ भी करके इसको 90 बनाना है, आई वांट टू मेक इट इक्वल टू 90। मेरे पास 90 माइनस थीटा है, बस मुझे इसको 90 बनाना है। बस मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे आप कुछ भी करके 90 बना कर दे दे, बाकी मैं कुछ आपसे मांग ही नहीं रहा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90 माइनस थीटा है, इसको आप कुछ भी करके मुझे 90 बना कर दे दे। तो आप कहेंगे 90 ये उसी वक्त बनेगा जब इसके अंदर की माइनस थीटा खत्म हो जाएगा, और इस माइनस थीटा को खत्म करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे प्लस थीटा। तो जब माइनस थीटा में प्लस थीटा ऐड होगा, तब जाके पूरा किसके बराबर होगा? 90 के। तब जाके पूरा किसके बराबर होगा? 90 के। तो ये 90 माइनस थीटा है, जब इसमें प्लस थीटा ऐड होगा तब जाके 90 बनेगा। मैं आपसे बोलूंगा 90 माइनस थीटा है, इसको 90 बनाने के लिए कमी किसकी है? तो आप बोलेंगे प्लस थीटा की। तो इसका मतलब जितना बच जाएगा वो प्लस थीटा के बराबर होगा। अब टॉपिक पे चलते हैं, ये सारी बातें बता दी, अब चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इंक्लाइन प्लेन, और आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हिच इज मूविंग डाउन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी which is moving down from an inclined plane। अगर आपसे कोई पूछे आप क्या मालूम करना चाहते हैं, तो आपने बोलना है कि आप एक्सेलरेशन निकालना है। किसका एक्सेलरेशन निकालना है? उस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है जो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है। मुझे निकालना है उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है। तो उसके लिए मैंने आपके पास यहाँ पर एक फिगर बनाई। ये आपके पास आ गई फिगर। यहाँ पे मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी का एक्सेलरेशन किस तरीके से निकलेगा। फिगर मैं चाहते हैं कि थोड़ी सी बड़ी करके बना देता हूँ ताकि आप लोग देख लें उसको। तो मैंने फिगर थोड़ी सी और बड़ी कर दी। इंक्लाइंड प्लेन मेरे पास हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई एंगल बनाता है थीटा,
तो उसको मैंने नाम दे दिया थीटा का। इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली एंगल बनाता है थीटा, तो उसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। और ये वो बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखी हुई, ये वो बॉडी है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखी हुई, और इस बॉडी का मास क्या है m। ये वो बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखी हुई और इस बॉडी का मास क्या है m। और मेरा टारगेट है कि मैं इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन निकालूं। मेरा टारगेट है कि मैं इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन निकालूं। तो इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन आपको उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक आप इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस कंसीडर ना कर लें। इस बॉडी पर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन आपको उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक आप इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस कंसीडर ना कर लें। इसके ऊपर सबसे पहली फोर्स एक्ट कर रही है वेट, और वेट की फोर्स एक्ट कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप चेक कर लें, ये वेट की फोर्स है जो एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया वेट, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमेशा कितना एंगल बनाता है 90। तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है कौन सी, वेट, और वेट ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और बिल्कुल सीधा एक्ट करता है। तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है कौन सी, वेट, which is acting in a downward direction। दूसरी चीज, ये जो बॉडी है अपने वजन की वजह से इसको दबा रही है। अगर ये बॉडी अपने वजन की वजह से इसको दबाएगी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी इसके वजन की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स कहलाएगी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। वो सरफेस के साथ एंगल बनाता है कितना, 90। अगर सरफेस ऐसी है तो मैंने यहाँ पे रखा d, अब d का 90 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से यहाँ एक लाइन जो बनाएंगे वो r कहलाएगी, और r कहलाएगी नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने अब इस डायग्राम के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन को लोकेट करना है, तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन R, जो कि आपके पास इसके परपेंडिकुलर है, और इसको मैंने नाम दे दिया R का। अब जरा गौर से देखिए, बॉडी जा रही है ऐसे और वेट लग रहा है ऐसे, बॉडी जा रही है ऐसे और वेट लग रहा है ऐसे। अगर इस बॉडी के ऊपर ये वाला पूरा वेट पार्टिसिपेट करता तो ये इसको कब का तोड़कर नीचे गिर जाता पूरा। अगर इस बॉडी के ऊपर ये पूरा वेट एक्ट करता, अगर इस बॉडी के ऊपर ये पूरा वेट एक्ट करता, तो ये इसका कप को इसको तोड़कर नीचे गिर जाता। लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये बॉडी वेट की डायरेक्शन में नहीं जा रही। वेट ऐसे लग रहा है बेटा और बॉडी ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये पूरा वेट इसको मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये पूरा वेट इसको मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब ये पूरा वेट इसको मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसका मतलब वेट का कोई ना कोई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। वेट का कोई ना कोई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कौन सा कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट नहीं है, उसको समझने के लिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो आपने अपनी जबान से ये लफ्ज अदा करना है कि इसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कौन सी फोर्स इसको नीचे मूव करवा रही है, कौन सी फोर्स है वो जो इसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वेट लग रहा है ऐसे, मैं बार बार बोल रहा हूं, वेट लग रहा है ऐसे और बॉडी जा रही है ऐसे। इसका मतलब ये पूरा वेट इसको मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे एक्सिस, जो कंपोनेंट बनाने के लिए एक्सिस चाहिए होते हैं। और एक्सिस कल एक सवाल आया था, तो मैं आज भी क्लियर कर दूं आपको। बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो नहीं होती है, सीखनी पड़ती है, तो इसीलिए उनको सीखा करें, ना कि उसको भी ये चीज होती है कि हमने ये पढ़ा था एंड ऑल दैट। तो उनको सीखा करें कि सीखने के लिए क्या चीज चाहिए होती है। हर बार एक्स एक्सिस सीधी नहीं होती है, एवरी टाइम एक्स एक्सिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल। अगर हम किसी भी चीज को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हम अपनी आसानी से किसी को भी x और किसी को भी y सपोज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अब यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करनी है जिसमें से मेरे पास दो एक्सिस होंगी,
एक एक्सिस आएगी मेरे पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होगी वो आपके पास होगी पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, और एक एक्सिस आएगी मेरे पास वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस होगी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। एक्सिस आएंगी मेरे पास दो, एक होगी मेरे पास एक्स एक्सिस जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगी, और एक होगी मेरे पास वाई एक्सिस जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, हाथ देखिए मेरा, ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसके पैरेलल जो एक्सिस आएगी, इसके पैरेलल जो एक्सिस आएगी ये कहलाएगी एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। और ये वाला साइड जो है परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस आएगी जिसपे नॉर्मल रिएक्शन है, जिसपे नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाली एक्सिस कहलाएगी वाई एक्सिस। तो ये वाली इंक्लाइंड प्लेन की पैरेलल कौन सी एक्सिस, एक्स, ये वाली इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस, वाई। तो टोटल कितनी एक्सिस हो गई हमारे पास, दो, एक हो गई एक्स जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, और एक हो गई वाई जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब इस वेट के मुझे दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक एक्स की डायरेक्शन में और एक वाई की डायरेक्शन में। इस वेट के मुझे दो कंपोनेंट्स मिल गए, जिस तरह एफ के मुझे दो मिले थे, एक एक्स की डायरेक्शन में एक वाई की डायरेक्शन में, उसी तरह मुझे इस वेट के दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक एक्स की डायरेक्शन में और एक वाई की डायरेक्शन में। एक्स की डायरेक्शन में जो मुझे मिला उसको मैंने बोला डब्ल्यू एक्स, एक्स की डायरेक्शन में जो मुझे मिला उसको मैंने बोला डब्ल्यू एक्स, और वाई की डायरेक्शन में जो मुझे मिला उसको मैंने बोला डब्ल्यू वाई। एक्स की डायरेक्शन में आई गॉट डब्ल्यू एक्स, वाई की डायरेक्शन में आई गॉट डब्ल्यू वाई। अब कल मैं एक बात बार बार चीख चीख के बोल रहा था, और बहुत सारे यहाँ पे लोग फुजुलियात के कामों में लगे हुए, एज आई न्यू, जैसा कि मैंने जाना है, ठीक है, तो उन्हें अल्लाह ताला और तौफीक दे फुजुलियात करने की। तो मैं कल आपसे क्या बात कर रहा था कि आपके पास जो एंगल यहां बनाता है इंक्लाइंड प्लेन, एग्जैक्टली वही एंगल वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बनता है, यानी कि डब्ल्यू वाई के साथ। जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन यहां बनाता है वही एंगल डब्ल्यू वाई के साथ बनता है। जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन यहां बनाता है वही एंगल डब्ल्यू वाई के साथ बनता है। आई रिपीट, जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन यहां बनाता है एग्जैक्टली वही एंगल ज्योमेट्री से साबित है कि डब्ल्यू वाई के साथ बनता है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, मैं कंसीडर करने जा रहा हूं, मेरा हाथ देखिए, इस ट्रायंगल को, ये और ये और ये, इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर करने जा रहा हूं। तो मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल बना दी, ये वेट ऐड कर रहा है, ये वेट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 90 आ रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है, बन गई वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, दिस वन। और अब ये वाली लाइन आ रही है बिल्कुल सीधी, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, ये x, दिस इज x एंड दिस इज y। तो ये वाली जो लाइन है पूरी x की लाइन है, और ये वाली लाइन पूरी किसकी लाइन है, y की। और मैंने अभी बताया था कि x और y के बीच में कितना एंगल बनता है, 90, इसको ना भूलिएगा। x, ये x है और ये y है, और मैंने अभी बताया था कि x और y के बीच में कितना एंगल बनता है, 90। अब चेक करें, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पे कितना है 90, यहाँ कितना था थीटा, यहाँ कितना है 90। तो जो अंदर बच गया, अंदर वाला मार्कर देखिए, मार्कर अंदर वाला, वो आपके पास कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा। तो जो एंगल बच गया अंदर वो होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर है थीटा, यहाँ पर है 90, तो जो बच गया वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब मार्कर देखिए, मार्कर ये पूरा एंगल 90 के बराबर है। अंदर वाला अगर 90 माइनस थीटा है तो मुझे सिर्फ ये बाहर वाला चाहिए। अंदर वाला जो है ना 90 माइनस थीटा है, मुझे सिर्फ ये बाहर वाला चाहिए। तो ये पूरा 90 है और ये है 90 माइनस थीटा। तो इसको पूरा 90 बनाने के लिए बाहर वाला कितना होगा, मतलब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि वो 90 बन जाए,
तो मैंने अभी कहा था जब 90 माइनस थीटा में प्लस थीटा ऐड करते तो क्या बन जाता 90। तो अगर अंदर वाला 90 माइनस थीटा होगा तो बाहर वाला सिर्फ प्लस थीटा के बराबर होगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है और ये बाहर वाला एंगल प्लस थीटा के बराबर होगा। तो मेरे पास ये थीटा के बराबर आया। तो जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन यहां से बनाता है वही एंगल इंक्लाइंड प्लेन वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बनाता है। वैसे की बात मैं चाहता तो मैं आपको बता सकता था, लेकिन कुछ बच्चे मैंने कहा ना ऐसे जिनको मैं नहीं ऐसे पढ़ाना चाहता, मुझे पढ़ाना है तो अथॉरिटी प्रॉपर है। ये वेट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा बन रहा था और ये लाइन आ रही है। अगर यहाँ 90 है, यहाँ थीटा है, तो ये बचा हुआ है 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, जिसको मैंने पूरा बनाया 90। अंदर वाला मुझे पता है, मुझे सिर्फ बाहर वाला चाहिए। तो इस बाहर वाले को कितना हो कि 90 बन जाए, तो अंदर है 90 माइनस थीटा। 90 बनाने के लिए थीटा को हटाना होगा, तो थीटा में क्या ऐड करेंगे प्लस थीटा, तो बाहर वाला एंगल प्लस थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैंने अब आपको ये बात बता दी कि जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बन रहा है डब्ल्यू वाई के साथ। मुझे 90 माइनस थीटा से कोई कंसर्न नहीं, मैंने बाहर वाला एंगल देखा कितना बन रहा है थीटा, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या कर दिया थीटा। तो ये बात हमने यहाँ पे साबित करी कि जितना एंगल आपके पास इंक्लाइंड प्लेन बना रहा होता है हॉरिजॉन्टली, एग्जैक्टली उतना ही एंगल वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बनाता है, और वो आपके पास कितना है थीटा। मैंने क्या बोला था, अब ये देखिए कौन से कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है। पहले fx के साथ बन रहा था थीटा और फिर fy के साथ एंगल बन रहा था थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ साइन आता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू वाई के साथ एंगल बन रहा है, मुझे ये वाला एंगल देखना है, ये वाला, ये एंगल डब्ल्यू वाई के साथ बन रहा है, नजर आ रहा है। तो डब्ल्यू वाई के साथ क्या आएगा कॉस, तो मैंने लिखा डब्ल्यू वाई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा और डब्ल्यू एक्स विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू वाई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। तो अब मैं इस डब्ल्यू वाई को हटा दूंगा और इसके साथ आ जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और अब इसमें मैं डब्ल्यू एक्स को हटा दूंगा, इसकी जगह पे आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। अब चेक करने जरा गौर से कि क्या बात आपसे की जा रही है। इंक्लाइंड प्लेन की जो बॉडी है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है या ऐसे जा रही है। इंक्लाइंड प्लेन की जो बॉडी है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है या ऐसे जा रही है। इंक्लाइंड प्लेन की जो बॉडी है वो ऐसे नीचे जा रही है। इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर y एक्सिस पर बॉडी का कोई मोशन ही नहीं है। y एक्सिस पे बॉडी का कोई मोशन नहीं है। अगर y एक्सिस पे बॉडी का मोशन होता तो या तो ये बॉडी ऐसे जाती या ये बॉडी ऐसे जाती। ये बॉडी y एक्सिस पे मूव ही नहीं कर रही। इसका मतलब y एक्सिस पे जितनी फोर्सेस हैं उन्होंने एक दूसरे को क्या कर लिया है बैलेंस। तभी तो इसको मूव करवाने के लिए वेट का सिर्फ एक कंपोनेंट ऐड करता है, कौन सा w sin थीटा। तभी मैं बोल रहा था इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी को लिफ्ट करना आसान है क्योंकि उससे वेट रिड्यूस हो जाता है। वेट का जो एक कंपोनेंट है w cos थीटा उसको नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया। तो इसीलिए अब जब इस बॉडी को मूव करवाएंगे तो इसमें सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स कौन सी w sin थीटा। आज से आइंदा आने वाले 4-5 दिन के लिए, मैंने बोला 4-5 दिन के लिए, इसको अपने दिमाग में नक्श कर लें कि जब जब मैं बोलूंगा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कौन सा कंपोनेंट है वेट का जो बॉडी को मूव करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, तो आप अपनी जबान से अदा करेंगे w sin थीटा। w sin थीटा वो कंपोनेंट है जो बॉडी के मोशन के लिए रिस्पांसिबल है। कब? जब आपकी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर हो। जब भी आपकी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगी तो वेट का वो कंपोनेंट जो बॉडी को मूव करवाने के लिए रिस्पांसिबल होगा वो w sin थीटा होगा। w sin थीटा वो कंपोनेंट है वेट का जो बॉडी को मूव करवाने के लिए रिस्पांसिबल है, उसको हम w sin थीटा बोलते हैं। जब जब मैं आपसे कहूंगा ना ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये बॉडी है, इसके ऊपर जरा फोर्स बना दें, आप सबसे पहले बनाएंगे w sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर w sin थीटा, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, w sin थीटा will always act in a downward direction।
चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, W sin थीटा हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, W sin थीटा विल ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। W sin थीटा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करता है। ये बात हो गई, ये मैंने कल की क्लास रिपीट करी यहाँ तक सिर्फ आपके लिए, ये टाइम आपको हमने कल जाया करवाया था सिर्फ उसके लिए। ये बात हो गई यहाँ पे। अब सरफेस की और बॉडी के बीच में पाई जा रही फ्रिक्शन, सरफेस की और बॉडी के बीच में पाई जा रही फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करती है। सरफेस की और बॉडी के बीच में पाई जा रही है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करती है। अगर आपकी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगी, तो इसमें अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन, तो इसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, उसको हमने बोल दिया F। इसमें अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन और उसको हमने बोल दिया F। दोबारा बोल रहा हूँ, सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन पाई जा रही है, सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन पाई जा रही है। W sin थीटा अगर डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करती है। और ये बात मैं कोई 50 बार बोल चुका हूँ, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, वेट ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। डायग्राम बन गई, डायग्राम में 25 मिनट से ज्यादा टाइम दिया है, 30 मिनट, डायग्राम बन गई, नींद ना छोड़ दी। अब मुझे आपके पास यहाँ पर निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास मैं काम ये करूंगा कि मैं आपके पास y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के ऊपर अलग अलग कंसीडर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने कंसीडर किया y एक्सिस, तो सबसे पहले मैंने लिखा अलोंग y एक्सिस, और आपके सामने मैं y एक्सिस जरा क्लियर कर दूं, आपके सामने जरा मैं y एक्सिस क्लियर कर दूं। ये y एक्सिस है, ये वाली एक्सिस y एक्सिस है, नजर आ रही है, ये वाली एक्सिस y एक्सिस है, y एक्सिस ये वाली एक्सिस है। y एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो। कौन कौन सी? एक r और एक w cos थीटा। y एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो। कौन कौन सी? एक r और एक w cos थीटा। तो मैंने लिखा टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग y axis, two forces are acting along y axis। y axis पे टोटल दो फोर्सेस लग रही है, एक आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन r और एक आपके पास है w cos थीटा। y axis पे टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं, एक आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन r और एक है w cos थीटा। लेकिन y axis पे बॉडी का कोई मोशन नहीं है, और अगर y axis पे बॉडी का कोई मोशन नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। बॉडी ऐसे जा रही है, उसका y एक्सिस पे कोई मोशन नहीं है, तो दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर लिया है। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए सिंस देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मोशन इन अ बॉडी, देयर इज नो मोशन इन अ बॉडी अलोंग y axis, there is no motion in a body along y axis, there is no motion in a body along y axis, तो तभी हम कहेंगे कि r should be equal to w cos theta, r w cos theta के बराबर हो जाएगा। there is no motion in a body along y axis, there is no motion in a body along y axis, y axis पे बॉडी का कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर लिया? बैलेंस। अब हम चेक करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब आपके सामने मैंने चेक किया अलोंग एक्स एक्सिस, और जब मैंने आपके सामने चेक किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं, एक W sin थीटा और एक फ्रिक्शन। एक्स एक्सिस पे टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं, एक W sin थीटा और एक फ्रिक्शन। तो मैंने लिखा टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग
two forces are acting along x axis. x axis पे टोटल दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है w sin थीटा और एक है फ्रिक्शन। तो मैंने आपके पास लिखा एक है w sin थीटा और एक है फ्रिक्शन। एक w sin थीटा बनी और एक बनी फ्रिक्शन। क्वेश्चन ये उठता है कि बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो w sin थीटा बड़ा होगा और फ्रिक्शन कम, क्योंकि बॉडी हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जहां फोर्स ज्यादा हो। अगर बॉडी नीचे जा रही है तो इसका मतलब w sin थीटा वुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। तो मैंने आपके पास लिखा सिंस बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, और अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो w sin थीटा वुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। w sin थीटा फ्रिक्शन से बड़ा होगा, क्योंकि जब बॉडी नीचे जाती है तो w sin थीटा बड़ा होता है और फ्रिक्शन छोटी होती है। आप निकालें इसकी नेट फोर्स। तो जब मैंने इसकी नेट फोर्स निकाली, नेट फोर्स निकालने का जनरल फॉर्मूला मैंने ऑन कैंपस पढ़ाया था, हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। तो हायर फोर्स है w sin थीटा और लोअर फोर्स है फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स बन गई w sin थीटा माइनस f। नेट फोर्स बन गई w sin थीटा माइनस f। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक नेट फोर्स हम निकालते हैं सिस्टम से और एक हम कंपेयर करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एक नेट फोर्स हम निकालते हैं सिस्टम से और एक को हम कंपेयर करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही कहता है कि नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। कंपेयर करें दोनों को, तो जब मैंने इनको कंपेयर किया तो m a बराबर आ गया w sin थीटा माइनस f। जब मैंने इनको कंपेयर किया तो m a बराबर आ गया w sin थीटा माइनस f। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ये मास मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, तो ये बना w sin थीटा माइनस f और नीचे आ गया m। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, मास मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, मास मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर क्या हो गया, डिवाइड। ये बन गया w sin थीटा माइनस f अपॉन m। अब इसका एलसीएम ब्रेक करें, इसके नीचे भी m को लिखें और इसके नीचे भी m को लिखें। एलसीएम ब्रेक करें, जो माइनस से पहले वाला है उसके नीचे भी m को लिखें और जो माइनस के बाद वाला है उसके नीचे भी m को लिखें। तो ये बन गया आपके पास w sin थीटा अपॉन m और माइनस में आ गया f अपॉन m। तो ये बन गया w sin थीटा अपॉन m, साथ में आ गया माइनस में आपके पास क्या, f अपॉन m। आपको पता है ये लिखा है w और w का मतलब होता है वेट। ये लिखा है w और w का मतलब होता है वेट। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लिखा है w का मतलब होता है वेट, वेट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब जहां पे ये w आ रहा है वहां w की जगह पे इसका फार्मूला आ जाएगा mg और लिखा हुआ है sin थीटा और नीचे लिखा हुआ है m, साथ में लिखा हुआ है माइनस में f अपॉन m। जहां w था वो w की जगह पे आ गया mg, जहां w था वो w की जगह पे आ गया mg। तो ये बन गया mg माइनस sin थीटा अपॉन m और साथ में आ गया माइनस f अपॉन m। ऊपर वाले m से नीचे वाला m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बन गया g sin थीटा माइनस f अपॉन m। ये कहलाता है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हिच इज मूविंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो जब जब आपके पास कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आएगी तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन बराबर होगा a is equal to g sin थीटा माइनस f अपॉन m। जब जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आएगी तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जब जब आपके पास कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आएगी वो आपके पास फॉर्मूला उसका बनेगा इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हिच इज मूविंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपके पास इंक्लाइंड प्लेन की डेरिवेशन ही खत्म हो गई। अब इसकी डेरिवेशन में एक छोटा सा पार्ट बचा है जो फ्रिक्शन लेस का है और वो इसी की कंटिन्यूएशन का हिस्सा है। तो टॉपिक हमारा वाइंड अप हो चुका है मेन। अब इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको
कल की क्लास में वाइंड अप करेंगे। अलिशबा कोमल, आपको कुछ पूछना है? आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। ओके। लाइहा को कुछ पूछना है? क्योंकि ये वो बच्चे सवाल करते हैं अक्सर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मुझे सिर्फ एक ये क्वेश्चन पूछना है कि आपने वाई एक्सिस के अलोंग जो लाइन मतलब की ड्रॉ की है, वो आपने नीचे पूरी ज्वाइन क्यों नहीं की बेस से? नहीं, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन कर दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर वो एक अलग एंगल बनेगा ना अगर हम ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन नहीं करेंगे। हम उस एंगल को कंसीडर ही क्यों करेंगे? जहां तक हमें एंगल लेना है बेटा, वहीं तक लेंगे। मुझे सिर्फ ये थीटा चाहिए था, तो बस मैंने यहीं तक लिया। इसको आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। बस ये आप जितनी आपको एक्सेस बनानी है, छोटी सी आप एक्सेस बनाएं। तो इसको ज्वाइन करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है।